तो अगला जो चीज़ हम जानने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम जिस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं वो है स्क्रीन राइटिंग पैराडाइम्स। इनको पैराडाइम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो एक तरह से ह्यूमन माइंडसेट है, जिसके बेसिस पे स्टोरी को और बेटर किया जाता है। तो इसमें 3 बेसिक चीज़ें मैंने उठाई हैं, एक्ट स्ट्रक्चर, बीट शीट, हीरोज़ जर्नी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में चलती हैं और लोगों ने इस पे सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाई हैं। बीट शीट इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज़ इट इज़ कॉल्ड वेरी मैनिपुलेटिव। हालाँकि मैनिपुलेटिव सारे के सारे हैं, पर एक-एक करके हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है और इनके ऊपर क्यों ज़ोर देना चाहिए और क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं एक्ट स्ट्रक्चर पे। एक्ट स्ट्रक्चर Act structure was first prescribed clearly by Aristotle in his books Poetics. Shakespeare, among other playwrights, used act structure to build their play better and more interesting. And it also helped them to break to audience during the act change. Actors could change costume and helpers could change background. Over the time, different act structures have been developed, but the core idea consisted of only 3 act structures. तो बेसिकली एक्ट स्ट्रक्चर को एट्रीब्यूट किया जाता है कि एरिस्टोटल ने इसको जन्म दिया था अपनी एक बुक पोएटिक्स में। एरिस्टोटल की एक बुक है पोएटिक्स, जो मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए और मेरे ख्याल से हर एक बडिंग राइटर को पढ़नी चाहिए, सिर्फ स्क्रीन राइटर को नहीं, राइटर्स को पढ़नी चाहिए, बिकॉज उसमें उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हैं और उनके हिसाब से कोई ड्रामा, कोई प्ले, कोई पोएम किस तरह से लिखी जानी चाहिए उसके बारे में एक ब्रीफ में चीज़ें बताई हैं। कुछ वर्जन्स 50 पेजेस के हैं, कुछ 250 पेजेस के हैं, तो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के। मैंने करीब 3-4 वर्जन्स पढ़े हैं एंड मुझे एक्ट स्ट्रक्चर एज इट इज़ इसमें कहीं पता नहीं चला और आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्ट स्ट्रक्चर को पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सिड फील्ड को, जो उनकी बुक है स्क्रीन राइटिंग, उसमें उन्होंने एक्ट स्ट्रक्चर को एक्चुअली स्ट्रक्चर दिया है। मतलब एरिस्टोटल ने तो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बताया था कि ऐसे-ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ऐसे आपका बिगिनिंग होना चाहिए, ऐसे मिडल होना चाहिए, ऐसे एंड होना चाहिए और क्या वजह है कि ये यूज़ किए जाते हैं। बट जो सिड फील्ड है उसने अपनी किताब में उसको एग्ज़ैक्ट वर्ड्स दिया है कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 होना चाहिए और 3 एक्ट्स में आपकी हर स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो वो जो ब्यूटिफिकेशन है उसका जो लिस्टिंग डाउन है स्पेसिफिक्स, वो सिड फील्ड ने किया है और ये एक्ट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होती है। मतलब इस वक़्त अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखो, शॉर्ट्स देखो, आप कोई स्टोरी लिखते हो, आप वीडियो गेम खेलते हो, आप कुछ भी करते हो, हर जगह एक्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है बिकॉज़ ये बेसिक है किसी भी स्टोरी लाइन का और ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, बनाते हो कोई भी स्टोरी और 2-3 बार वो फेल होती है, तो आपको एक्ट स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगेन कॉमन सेंस पे बेस्ड है। क्योंकि सबसे पहले इसमें चीज़ आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो होगा ही, कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, लोकेशन एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, चीज़ों को बताना पड़ेगा। उसके बाद आप कैरेक्टर्स के मूवमेंट दिखाओगे, उनके एक्शंस दिखाओगे, वो क्या काम करते हैं, कौन से विलेन हैं, उनसे कैसे वो डील करेगा, उसको हीरोइन कब मिलेगी, उसे कॉमेडियंस कब मिलेंगी, ये सारी चीज़ें बाद में आएँगी। पर सबसे पहले आएगा कि आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करोगे और जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, प्रॉब्लम्स एस्टैब्लिश हो जाएँगी, विलेन एस्टैब्लिश हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद आप दिखाओगे कि ये हीरो ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। अब 3 एक्ट स्ट्रक्चर का एक डायग्राम यहाँ पे है, जिसमें बिगिनिंग, इंसाइटिंग इंसिडेंट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ और मैंने ये भी बताया है कि ये शब्द बार-बार आएगा, अलग-अलग जगहों पे आएगा, अलग-अलग शब्दों के साथ आएगा। सेकंड थॉट्स, क्लाइमैक्स ऑफ एक्ट 1, जिस चीज़ को ये लोग क्लाइमैक्स ऑफ एक्ट 1 बोल रहे हैं, वो भी इंसाइटिंग इंसिडेंट का ही पार्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसाइटिंग इंसिडेंट आपका एक एक्ट 1 के एंड में आए, वो एक्ट 1 के पहले भी आ सकता है, एक्ट 1 के थोड़ा-सा बाद में भी आ सकता है, पर मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जब इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है, तो एक्ट 2 शुरू हो जाता है उसके एंड के साथ। उसके बाद आपके ऑब्स्टेकल्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स और कुछ नहीं है, अपने गोल तक पहुँचने का एक रास्ता है। ऑब्स्टेकल्स ही आपको डायरेक्शन देती हैं कि आपको किस रास्ते तक जाना है। अब आप किसी एक विलेन तक पहुँचना चाहते हो, तो आप हर आदमी को तो नहीं मार सकते ना, तो कोई तो एक उस विलेन का ही गुंडा आएगा और आपको मारना शुरू करेगा, तो फिर आप उसको पलट के मारोगे और पूछोगे कि किसने तुम्हें भेजा है? वो बोलेगा मेरे को इसने भेजा है, तब आप उस गुंडे तक जाओगे। तो बेसिकली ऑब्स्टेकल्स वो हैं जो आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं और ऑब्स्टेकल्स वो भी हैं जो आपके गोल तक पहुँचने का एक रास्ता देते हैं। इसको असेंडिंग एक्शन भी बोलते हैं। मिड पॉइंट आता है, एक बिग ट्विस्ट आता है। ये बिग ट्विस्ट इसलिए लाता है क्योंकि आदमी कई बार फ़िल्मों के बीच में बोर हो जाता है, तो आपको ट्विस्ट लगातार डालने पड़ते हैं। सिड फील्ड ने अपनी किताब में ये भी बोला है कि हर 27 मिनट्स पे एक ट्विस्ट आना चाहिए, ताकि लोग एंटरटेन रहें। हालाँकि अब वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है, हालाँकि पहले उसको लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव मेथड बोलते थे कि यार ऐसे कैसे कि यार आप हर 27 मिनट पे आप एक ट्विस्ट दोगे। ट्विस्ट देना मतलब मैनिपुलेशन है कि आप ज़बरदस्ती एक ट्विस्ट दे रहे हो। पर जब मैं स्टोरी राइटिंग करने लगा, तो शुरुआत में मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था और मुझे लगता था कि कहानी अपना जन्म खुद लेती है, अपने आप से खुद मूव करती है, तो उसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बट
सच्चाई तो ये है कि मैनिपुलेशन ही स्टोरी राइटिंग है। आपको अपने आप से प्लांट करनी है चीज़ें, आपको जब लगता है कि स्टोरी बोरिंग हो रही है तो आपको एक ट्विस्ट डालना पड़ेगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी फ़िल्म चल रही है, बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, फ़िल्म में एक गाना आता है जिसमें सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और गाने के एंड में ही एकदम से विलेन आ जाता है या कुछ बहुत अनहोनी हो जाती है और फिर एकदम से सारा माहौल चेंज हो जाता है। तो वो सिर्फ़ आपको ट्विस्ट देने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जब एक डायरेक्शन में चलने लगता है तो वो उस चीज़ को अडैप्ट कर लेता है। तो हमें उसको दूसरे डायरेक्शन में लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि जब वो दूसरे डायरेक्शन में आता है तो हमारा दिमाग फिर से सजग हो जाता है एज़ एन ऑडियंस और हम फिर से फ़िल्म को इंटरेस्टिंग फ़ील करते हैं। तो जो फ़ीलिंग है इंटरेस्ट की, फ़िल्म देखते टाइम जो साइकोलॉजी है इंटरेस्ट की, वो तब आती है जब आप फ़िल्मों में वेरिएड चीज़ें देखते हो। जब आप एक ही चीज़ देख रहे हो तो आप उस चीज़ को देखते-देखते बोर हो जाओगे। थीम एक ही होनी चाहिए पर उसमें बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट होने चाहिए जो आपके दिमाग को लगातार सजग रख सके। तो जो स्ट्रगल है किसी भी फ़िल्म मेकर का, किसी फ़िल्म को बनाने के लिए या राइटर का राइटिंग करने के लिए, वो यही है कि वो ऑडियंस को थ्रू आउट द फ़िल्म 2.5 घंटे 3 घंटे अवेक रख सके। वो ऐसी चीज़ें दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन फ़िल्में भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। क्योंकि उसमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी। एक आदमी के हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं और वो लोगों को मार रहा है। एक आदमी हवा में उड़-उड़ के लोगों को मार रहा है। वो किसी को मारता है तो रबर बैंड की तरह ज़मीन पे गिरता है और धड़ से ऊपर नीचे करता है। ये चीज़ें आपने नहीं देखी हैं। एक आदमी तलवार फेंक के मारता है तो उससे 4 लोग अपने आप मर जाते हैं। आरआरआर में तो दिखाया था कि एनटीआर जी जो हैं वो बाइक पकड़ लेते हैं और बाइक को पलट के दूसरों पे फेंक देते हैं। बाइक बहुत भारी होती है, ऐसा नहीं हो सकता। पर चूँकि आपने वो नहीं देखा है तो इट इट लुक्स इंटरेस्टिंग फॉर यू। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कभी परसीव नहीं करी है, जो रिसीव नहीं करी है। तो आप उसको लेके थोड़े से इंटरेस्ट फ़ील करते हो बिकॉज़ इट्स समथिंग न्यू। तो समथिंग न्यू जो दिखाना है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी जो एक्सपोज़र है इंटरनेट का उसकी वजह से लोगों ने ऐसे-ऐसे वीडियोज़ देखे हुए हैं जिसमें अब देखने के बाद उनको फ़िल्मों में उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है कि यार ये तो मैंने देखा हुआ है रियल लाइफ़ में। न्यूज़ चैनल्स में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लगी हैं कि आदमी न्यूज़ चैनल ही दिन भर बैठ के देखा करता है। व्हाई दे आर मेकिंग इट इंटरेस्टिंग थ्रू एक्ट स्ट्रक्चर। तो हमेशा भले ही 60 मिनट का वीडियो हो, 5 सेकंड का वीडियो हो या 10 सेकंड का वीडियो हो या 10 घंटे का वीडियो हो, इट डज़न्ट मैटर, एक्ट स्ट्रक्चर वर्क्स एवरीवेयर। उसके बाद ऑब्स्टेकल आते हैं, डिज़ास्टर आता है, क्राइसिस आती है, मतलब सिचुएशन और खराब होती जाती है एक्ट 2 में अगर आप देखो कन्फ्रंटेशन के टाइम। और उसके बाद आपका क्लाइमैक्स आता है, एक्ट 3 आता है। एक्ट 3 में चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होती हैं, एक मेजर प्रॉब्लम आती है, सारी ऑब्स्टेकल्स का बाप आता है और उसके बाद आपका छोटे-मोटे ऑब्स्टेकल्स आती हैं, फिर आपका रैप अप शुरू हो जाता है, रिज़ॉल्यूशन शुरू हो जाता है एक्ट 3 में। मतलब यहाँ पे चीज़ें रैप अप होनी शुरू हो जाती हैं, आप हीरो के जितने आस-पास के लोग हैं, उनको मारना शुरू कर देते हो और आप हीरो तक पहुँचना शुरू कर देते हो। फिर आपकी बहन की या माँ की किडनैपिंग हो जाती है और आप विलेन तक पहुँच जाते हो और आप विलेन से बदला ले लेते हो। तो विलेन भी अक्सर जैसे अगर आप देखो तो एंड में माँ-बाप को किडनैप कर लेता था। वो किडनैप करने के पीछे रीज़न ये था कि वो विलेन हीरो को अपने तक बुलाना चाहता था, क्योंकि अगर वो किडनैप नहीं करेगा तो हीरो कभी इतना डेस्परेट नहीं होगा कि वहाँ तक पहुँच जाए। अगर पहुँचना ही होता तो फ़िल्म के पहले भी पहुँच सकता था उसे मारने के लिए, पर वो आपको उसका डेस्परेशन दिखाना है कि अब आपने उसकी एक ऐसी चीज़ ले ली है विलेन ने, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है और फिर वो वहाँ तक जाते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि 70s 80s की फ़िल्मों में अक्सर पुलिस आ जाती थी और एंड में आके बोलती थी कि अरे! तुम विलेन को नहीं मार सकते, विलेन को सिर्फ़ पुलिस मार सकती है, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। वो भी चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब पता चलेगा कि वो सिर्फ़ सेंसर बोर्ड की वजह से होती थी। शोले पिक्चर की भी 2 एंडिंग हुई थी। एक एंडिंग में ठाकुर शोले में गब्बर सिंह को मार देता है, पर सेंसर बोर्ड को वो अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा कि यार इसको चेंज करो, तो उन्होंने दिखाया कि गब्बर को शोले में ठाकुर मार रहा है और तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि ठाकुर साहब आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। ये इसलिए दिखाया गया था कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लेने लगें, क्योंकि अगर हीरो ही विलेन को मारने लगेगा तो लोगों के दिमाग में ये इमेज जाएगी कि हम भी लोगों को मार सकते हैं और हम अपना बदला ले सकते हैं और वो टोटली जायज़ चीज़ है। तो विलेन ने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो, एंड में उसे पुलिस के पास जाना चाहिए और कानून ही उसको सज़ा देगा, ऐसा एक मैसेज लोगों तक जाना चाहिए। इसीलिए 50, 60, 70, 80s की फ़िल्मों में अक्सर पुलिस आ जाती थी और आके उसको बचाती थी। पर ओवर द टाइम हमने ऐसा रियलाइज़ किया कि हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर हो रही है और फ़िल्मों को फ़िल्मों की तरह ही लेती है और वो समझती है कि ये फ़िक्शन है, तो लोगों ने थोड़ा-सा ये लिफ्ट अप कर दिया इन सब चीज़ों को, जिसकी वज़ह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी बनने लगे, जिसमें हीरो विलेन को मार देता है, उसके बाद भी वो बच के निकल जाता है और कुछ नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग सोसाइटी दैट मच राइट नाउ, बट एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज वुड टेक फिल्म्स वेरी सीरियसली एंड दे वुड थिंक कि अमिताभ बच्चन अगर फ़िल्म में मर गया है, तो वो शायद सही में मर गया है। दीज़ वर द थिंग दैट वर हैपनिंग एट दैट टाइम। सो एक्ट स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। इसमें एक सेटअप होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, रिज़ॉल्यूशन होता है। कन्फ्रंटेशन को आप कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं और अलग-अलग नामों से बोला जाता है। का सेटअप जो है, सेटअप में
आप चीज़ों को एस्टैब्लिश करते हो। इसमें सारी चीज़ें एस्टैब्लिश होती हैं, आपकी लोकेशन भी एस्टैब्लिश होती है। अगर आप देखो तो स्क्रीन पे में हमेशा लिखा होता है कि इस लोकेशन पे ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है। आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्योंकि क्या है ह्यूमन माइंड जो है ना वो इमेजेस पे वर्क करता है। आपको इमेज देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये हॉस्पिटल है, हवेली है, क्या है? आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। अब जैसे आप मुन्ना भाई देखो, मुन्ना भाई पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आप देखोगे कि मुन्ना भाई में लिटरली 2 लोकेशंस और दोनों लोकेशंस को ही एस्टैब्लिश कर दिया है। एक मुन्ना का अपना घर है जहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है और बाद में सिर्फ अरशद वारसी वहाँ पे दिखता है। पर चूँकि वो जगह दिखानी ज़रूरी थी क्योंकि मुन्ना का ऑपरेशन सेंटर है वो और वहाँ से ही वो सारा ऑपरेट करता है अपना गैंग्स और अपने जितने भी धंधे-वंदे हैं। दूसरा जो मेजर लोकेशन थी उनकी वो हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल को भी उन्होंने अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है। सबसे पहले एक वाइड शॉट आता है जिसमें आपको हॉस्पिटल का अंदाज़ा मिल जाता है। तो जो हमारा दिमाग है ना वो बहुत तेज़ है। वो आर्किटेक्चर समझ जाता है मतलब अगर वो एक फ़ोटो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इतनी दीवार होगी, ये इतना लंबा होगा, ये इतनी चीज़ होगी, ये इतना होगा। कई बार आपने देखा होगा ओएलएक्स पे लोग फ़ोटो डालते हैं किसी बॉटल की या किसी चीज़ की तो साथ में 1 रुपया लगा देते हैं। ताकि आप रिलेटिव डायमेंशंस पता कर सको कि यार ये रुपए के ये इतना है, ये मुझे पता है कि ये रुपया इतना बड़ा है तो ये बॉटल इतनी बड़ी होगी। You know this our minds are so powerful that just by looking at a 2D image they can actually figure out the dimensions of a building, dimensions of anything. So that is why this part of brain is being utilized in films as well. You have to show everything that it is happening, otherwise people won't be able to recognize it. आप क्लोज शॉट से चीजें शुरू कर सकते हो बट आप स्टैब्लिश कैसे करोगे? तो या तो आप नीचे लिख दो कि वहां पे ये हॉस्पिटल में सीन शूट हो रहा है बट सिनेमा में जितना भी आप स्पून फीड करोगे लोग उतना ज़्यादा इरिटेट होंगे। दे हैव टू यूज़ देयर ब्रेन्स टू कम टू अ सर्टेन कंक्लूजन्स और उसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बनाए हुए हैं। जैसे पुरानी फ़िल्मों में लोग किस नहीं करते थे, तो किसिंग करने के लिए वो 2 फूल दिखाए जाते थे। आपको दिखाना है कि वहाँ पे किस हो रहा है, पर आप नहीं दिखा सकते, तो यू हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव मेथड टू डू इट। सो आप क्या करते हो, 2 फूल लाते हो, 2 फूलों को टकराना शुरू करते हो और वहाँ से आपका हीरो और हीरोइन का जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब एक्ट 1 में क्या होता है? एक्ट 1 जैसा कि मैंने बताया ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में है, बिगिनिंग के बारे में है, सेटअप के बारे में है। एक्ट 1 इज़ सेटिंग द प्रेमाइस, प्रेमाइस के बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, सारे शब्द एक जैसे ही हैं। इट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकेशन, कैरेक्टर्स, बिलीफ्स, फिलॉसफीज़ एंड द वर्ल्ड इन व्हिच द फिल्म वुड टेक प्लेस। जैसे कि मैंने लॉग लाइन में बताया था और ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, अलग-अलग थ्योरीज़ में अलग-अलग राइटर्स ने उसको अलग-अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। आप उसमें वर्ल्ड के बारे में बताते हो, जैसा कि डिफरेंट वर्ल्ड्स है ना मतलब कि जैसे कि एक करण जौहर की दुनिया है, एक राजमौली की दुनिया है, एक हिरानी की दुनिया है, एक मार्वल्स की दुनिया है, सबकी दुनिया अलग-अलग है, सबके रूल्स अलग-अलग चलते हैं। अगर एक कॉमेडी फ़िल्म है तो वहाँ पे लोग कॉमेडी कर रहे होंगे, मतलब वहाँ सारे लोग कॉमेडी कर रहे होंगे। अगर एक सीरियस फ़िल्म है तो वहाँ पे सब लोग सीरियस बातें कर रहे होंगे। अगर एक महेश भट्ट की रिलेशनल, इमोशनल फ़िल्म है जो रिलेशंस पे बेस्ड है, तो वहाँ पे सब रिलेशंस की, इमोशंस की बातें कर रहे होंगे, जैसे कि अर्थ पिक्चर थी। सो वो उसी तरीके का जॉनर आप एक्सप्लोर करोगे, मतलब वही चीज़ें आप उसमें डालोगे। तो हर एक फ़िल्म के जो रूल्स होते हैं, वो आप अपने फर्स्ट हाफ में बताते हो, वो अपने एक्ट 1 में बताते हो कि फ़िल्म के ये रूल्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी चीज़ें बताना शुरू करते हो। आप उसमें अपनी फिलॉसफीज़ दिखाते हो, अपनी बिलीफ्स बताते हो, सारे स्ट्रक्चर जो जो भी चीज़ आप फ़िल्मों में आगे दिखाने वाले हो, आप उनको पहले एस्टैब्लिश करते हो, ताकि लोगों के दिमाग में क्लियर है कि वो क्या देखने के लिए आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक्ट 1 में ही दिखाई जाएँ। फ़िल्म मेकर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, आगे पीछे करके इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक रूल है जो कि वर्क करता है और हमेशा से वर्क करता आया है और साइकोलॉजिकली भी वर्क करता है और साइकोलॉजी ही वो चीज़ है जिसकी वज़ह से लोग फ़िल्में देखते हैं। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से एक फ़िल्म मेकर को, एक राइटर को साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी एटलीस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोई साइकोलॉजी होती भी नहीं, क्योंकि जानवरों की साइकोलॉजी पे हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की नहीं है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, उनका माइंड कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ोगे, यू विल बिकम अ बेटर राइटर, बेटर फ़िल्म मेकर एंड यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग फ़िल्म्स बिकॉज़ फ़िल्म्स आर नथिंग बट अ मीडियम टू क्रिएट interest of the people, and that is what is called entertainment. Act 1 is useful to give an idea to audience in which direction the film would move. ये भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि किस डायरेक्शन में पिक्चर मूव करेगी, कॉमेडी डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर सीरियस हो जाएगी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार फ़िल्म मेकर्स क्या करते हैं कि आधी फ़िल्म शूट होती है, उसके बाद वो फ़िल्म किसी और जॉनर में निकल जाती है, व्हिच इज़ वेरी कन्फ्यूज़िंग फॉर द ऑडियंस और ऑडियंस उस पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जो जॉनर थीम आपने पकड़ा है और जो एस्टैब्लिश किया है, कोशिश करिए कि उसी पे ही चलते रहें, उसके ट्रैक से बाहर ना जाएँ। सो एक्ट 1 में कुछ रूल्स आप सेट करते हो, वो ऑडियंस के लिए होते हैं, वो राइटिंग के लिए होते हैं और वो ऑथर के लिए खुद भी होते हैं कि वो उन रूल्स को ब्रेक ना करे। क्योंकि उन रूल्स को जब वो ब्रेक करता है तो फ़िल्म
हेवायर निकल जाती है। कभी खुशी कभी गम में अगर जया बच्चन की डेथ हो जाए और वो एकदम से भूत बन जाए, तो आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा उसका। वो चीज़ आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि भई वो भूत है या नहीं है। अगर वो भूत सही में है और लोग उनसे डरते हैं, तो फ़िल्म की कहानी ही चेंज हो जाएगी और लोग उस पे यकीन नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो क्या होता है? तो अगर भूत की कहानी है, तो भूतों को भी आपको शुरुआत में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भूत होते हैं, सो दैट जब वो भूत आए तो लोगों को सरप्राइज़ फ़ील ना हो कि एकदम से फ़िल्म के अंदर क्या हो गया है। अब जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बतानी पड़ती है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरीके के होंगे, ताकि आगे जब वो उस तरह का बिहेव करें तो एक शॉक ना लगे। आप उसको बेटर करो, जैसे कि कोई बंदा है जो 5 लोगों को मारता है, तो आगे जाके 25 लोगों को मारेगा, 30 लोगों को मारेगा, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एक बंदा जो पिटता ही जा रहा है, सडनली 50 लोगों को मारेगा, तो आपको अजीब लगेगा। ऐसे में ही बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि भैया उसने कभी किसी को नहीं मारा और सडनली वो 50 लोगों को मार रहा है, तो उसके पीछे कारण ये है कि भाई वो 10 साल जेल रह के आया है, या फिर बहुत बड़ा गुंडा था पहले, या फिर वो पुलिस में काम करता था, इसीलिए वो इतने लोगों को मार सकता है, वरना वो नहीं मार पाता। You have to justify every action of your hero. So it is better that you establish those characters of your characters in the beginning of the film. लोकेशन एस्टैब्लिश करना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत लेट समझ में आया, और मुझे समझ में आया कि लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी मैं कोई नॉवल पढ़ता था, मैं हमेशा ये वंडर करता था कि लोग नॉवल में चैप्टर्स कैसे चेंज करते हैं। जब मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, तो मैंने देखा कि हर एक लोकेशन पे एक सीन होता है। तो अगर लोकेशन चेंज होती है तो सीन चेंज हो जाता है। तो जब मैंने नॉवेल्स उसके बाद दोबारा पढ़नी शुरू करी, मतलब उसके बाद जब मैंने जो भी नॉवेल्स पढ़ी, तो मैंने देखा कि उसमें भी सेम चीज़ होती है। नॉर्मली जब लोकेशन चेंज होती है तो चैप्टर चेंज हो जाता है। हर एक लोकेशन पे जो एक पर्टिकुलर सीन या सिनेरियो हो रहा है, वो आपका एक चैप्टर होता है। सो इस तरह से आपका सीन भी चेंज होता है लोकेशन के साथ, और लोकेशन को एस्टैब्लिश करना ही बहुत ज़रूरी है। ये कौन-कौन सी लोकेशन आपकी फ़िल्मों में आने वाली हैं, उन लोकेशन को पहले से एस्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई कहानी लिख ली है और सेकंड हाफ, थर्ड हाफ में या फिर थर्ड पार्ट में आपने कोई नई लोकेशन एस्टैब्लिश की है, तो कोशिश करिए कि फर्स्ट हाफ में भी उस लोकेशन को कहीं न कहीं दिखा दें, ताकि ऑडियंस को एकदम से सरप्राइज़ ना लगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी-सी लगती है सुनने में, पर ये बहुत डिटेल चीज़ है जो फ़िल्मों में वर्क करती है। कई चीज़ें फ़िल्मों में ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती हैं, जो आप मिस कर दोगे, जो आपको लगता है कि आप उसे अपैरेंटली पकड़ नहीं पाओगे, पर वो साइकोलॉजी है, उसे यूज़ किया जाता है फ़िल्मों को बेहतर बनाने के लिए। अब हम आते हैं एक्ट 2, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, और जिसको मिड हिल भी कह सकते हैं, मिडल पोर्शन ऑफ द फ़िल्म भी कह सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ द ऑब्स्टेकल और ऑब्स्टेकल्स दैट स्टैंड इन आवर हीरोज़ वे एंड एसेंशियल टू एनी ग्रेट फ़िल्म, drama, or comedy. These conflicts or obstacles can be external, internal, or both. Examples of external and physical obstacles include it can be a monster as in Alien. Conflict often happens between the protagonist and the antagonist, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट फॉर द प्रोटैगनिस्ट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि प्रोटैगनिस्ट बेसिकली हीरो को कहा जाता है और एंटागनिस्ट बेसिकली विलेन को कहा जाता है। पर इनके भी डेफिनेशंस अलग हैं। हीरो की डेफिनेशन, प्रोटैगनिस्ट की डेफिनेशन, विलेन की डेफिनेशन और एंटागनिस्ट की डेफिनेशन भी अलग-अलग हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी मोटा-मोटा समझ लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट आपका लीड हीरो होता है और एंटागनिस्ट आपका विलेन होता है, जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट और जिसको हम ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं या प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हीरो को अपने गोल्स तक पहुँचने से रोकती है, वो आपके ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अब ये ऑब्स्टेकल्स अलग-अलग लेवल पे फ़िल्मों में आ सकते हैं। कई बार ये इंसान के शेप में आते हैं, एलियंस की शेप में आते हैं, वेदर के शेप में आते हैं। ट्विस्टर फ़िल्म में एक साइक्लोन आ जाता है, कहीं पे सैंडस्टॉर्म आ जाता है, कहीं पे कोई आपदा आ जाती है, मतलब एक वेदर वाली, कहीं पे कोई टेररिस्ट आ जाता है जो रोकता है हीरो को अपने गोल तक पहुँचने के लिए। और कई बार हीरो के पास कुछ गोल नहीं होता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गोल क्रिएट करता है, क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट को क्रॉस करके ही वो चीज़ पा पाएगा जिसको वो पाना चाहता है। जैसे कई फ़िल्में होती हैं जिसमें, जैसे वर्ल्ड वॉर ज़ी थी, वॉर ज़ी ऐसा कुछ नाम था, टॉम क्रूज़ की फ़िल्म थी, जिसमें ही वाज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ़ एंड सडनली समथिंग हैपेंस in the atmosphere, in the weather, some aliens are coming in, and he goes and starts saving people, and he is also saving his family, because कहीं ना कहीं उसका एक पर्सनल अटैचमेंट भी होगा। तो ये भी एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब भी ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें विलेन अननोन होता है, अनसीन होता है, तो उसमें वो बचाएगा क्या? तो उसका जो पर्सनल गोल है, क्योंकि वो अपने पर्सनल एक अंडरडॉग टाइप का कैरेक्टर है, तो वो क्या करते हैं उस पिक्चर में कि आप एक पर्सनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। उसकी बीवी, उसके बच्चे, या कोई तो उसकी फैमिली का है जो उस प्रॉब्लम में फँस चुका है, उसको उसे बचाना है, और इस बीच वो 10 लोगों की और हेल्प करता है। सो ही अपीयर्स एज़ अ हीरो, बट हिज मेन गोल इज़ टू सेव द पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, और मे बी
आफ्टर अ व्हाइल कि जब उस बंदे को सेव कर लेता है तो उसका एक बिगर गोल बन जाता है कि अच्छा मैं बाकी लोगों को बचाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को बचा लिया है। तो बाकी लोगों की भी एक उम्मीद जग जाती है कि भाई अगर ये अपने बच्चे को बचा रहा है तो बाकी लोगों को भी बचा सकता है। सो ही गेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स हीरोज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे बचाना है, और वो ऑब्स्टेकल्स उसके अपने ऑब्स्टेकल्स नहीं होते हैं, और वो उन ऑब्स्टेकल्स को इसलिए पूरा करने जाता है क्योंकि समाज का भला करने जा रहा है। साउथ इंडियन पिक्चरों में तो आपने देखा ही होगा कि हीरो की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, वो हमेशा दूसरों के पिछले में टांग अड़ाता है। किसी और की बहन को कोई उठा के ले गया, किसी और के गाँव में कोई और ज़मींदार किसी दूसरे ज़मींदार को परेशान कर रहा है, उन सब के पछुए में टाँग अड़ाता है। क्योंकि रियल लाइफ़ में हम ऐसा नहीं करते हैं। रियल लाइफ़ में हम मोस्टली अपनी प्रॉब्लम से डील पहले करना चाहते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए जब फ़िल्मों में ये दिखाया जाता है कि कोई भी हीरो दूसरों की प्रॉब्लम्स को जाके सॉल्व कर रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है यार यही हीरो है, यही हीरो की डेफिनिशन होनी चाहिए कि जो अपनी प्रॉब्लम्स तो जो हैं सो हैं, वो दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। तो जो दूसरों की मदद करता है, हम उसको एज़ अ हीरो कंसीव करते हैं। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो दूसरों की मदद करता है, हम उसे हीरो बनाते हैं। तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है फ़िल्मों में भी। तो अगर किसी को आपको हीरो बनाना है, तो आपको पूरी फ़िल्मों से विलेन दिखाओ, एंड में किसी एक आदमी की मदद कर दो। उसने पूरी फ़िल्मों में लोगों को मारा है, पीटा है, सब कुछ किया, पर एंड में वो किसी एक आदमी की मदद कर देता है, तो वो हीरो बन जाता है। केजीएफ में भी वो लगातार लोगों को मार रहा है, सेल्फिशली काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर जहाँ वो किसी एक आदमी की मदद करता है, आप पीछे की सारी चीज़ें भूल जाते हो और आपके लिए वो आदमी हीरो बन जाता है। तो हीरो बनाना भी बहुत आसान है और विलेन बनाना भी उतना ही आसान है किसी भी फ़िल्म में। आप किसी आदमी को अच्छा-अच्छा काम करते हुए दिखाओ और एक बार दिखाओ कि उसने किसी औरत के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी गरीब आदमी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी मज़लूम के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी को क्रॉस कर दिया, एंड यू फॉरगेट एवरी गुड थिंग दैट ही हैज़ डन एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। बिकॉज़ एवरी एक्शन ऑफ योर्स, ऑफ कैरेक्टर्स, of anyone, of any human being justifies his future actions। उसके प्रेजेंट एक्शन से ही आप उसका फ्यूचर एक्शन डिटरमाइन कर सकते हो, पता कर सकते हो। इसके बारे में कैरेक्टराइजेशन में ये आएगा, कैरेक्टराइजेशन का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा और एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जो फिल्म का मिडिल सेक्शन होता है, जो एक्ट 2 होता है, इसके बारे में एरिस्टोटल ने, सिटफील्ड ने और जितनी भी आप किताबें पढ़ोगे उन सब में ये चीज बताई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट करना बहुत आसान है, रिजोल्यूशन करना भी बहुत आसान है, थर्ड पार्टी बहुत आसान है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट में तो आप कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो, विच इज द इजिएस्ट थिंग। मेरे लिए भी शुरुआत के 15 पन्ने, 20 पन्ने लिखना बहुत आसान है। पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मेरे को सेकंड फेज में ही आती हैं, जहाँ पे अब कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लोकेशन एस्टैब्लिश हो चुकी है, दुनिया एस्टैब्लिश हो चुकी है, और अब उस दुनिया के रूल्स के अंडर में मुझे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करनी है, और वो ऑब्स्टेकल्स कॉमन नहीं होनी चाहिए, जो किसी ने पुरानी फ़िल्मों में ना देखी हो या पुरानी नॉवेल्स में ना पढ़ी हो। कुछ यूनिक ऑब्स्टेकल्स होनी चाहिए, और ऐसी ऑब्स्टेकल्स होनी चाहिए जो मीन करें। ऐसा नहीं है कुछ भी जाके वो सॉल्व कर रहा है। उसकी ऑब्स्टेकल्स उसको किसी एक रास्ते पे पहुँचाएँगी। कॉज़ एंड इफेक्ट जो आपने पढ़ा होगा कि उस ऑब्स्टेकल से कुछ निकल के आना चाहिए, कोई एक इन्फॉर्मेशन निकल के आनी चाहिए। अगर वो किसी को बचा रहा है, तो उस बचाने के दौरान उसको पता चलना चाहिए कि जो गुंडे भेजे गए थे उस आदमी को मारने के लिए, जिसको उसने बचाया है, वो किसी एमएलए के हैं। एक इन्फॉर्मेशन पास होनी चाहिए। अब उस एमएलए से उसका डायरेक्ट पंगा हो जाएगा, या वो उसको जाके धमकाएगा या कुछ भी करेगा, तो उसके एमएलए से डायरेक्ट एनिमिटी हो जाएगी। तो आपकी हर एक कॉन्फ्लिक्ट से भी इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। अब कॉन्फ्लिक्ट के, जैसा मैंने बताया, अलग-अलग लेवल्स होते हैं। तो जिसको 1 क्लाइमैक्स, 2 क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स, वो क्लाइमैक्स, अलग-अलग नाम से बोला जाता है। और छोटी ऑब्स्टेकल्स, बड़ी ऑब्स्टेकल्स, बिगर ऑब्स्टेकल्स, इस तरह के नाम भी दिए जाते हैं। पर घूम फिर के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स दैट यू हैव टू शो इन एक्ट 2, बिकॉज़ उसका मतलब ही यही है कि आप उसमें ऑब्स्टेकल्स दिखाओ। अब ऑब्स्टेकल्स हैं क्या? एनी अपोजिंग थिंग, एनी अपोजिट फोर्सेस, दैट इज एन ऑब्स्टेकल। एनीथिंग व्हिच अपोजेस द हीरो फ्रॉम reaching to its goal is an obstacle. And conflict is what? Conflict always happens in terms of ideologies. एक आदमी को ये चाहिए और दूसरे आदमी को भी वही चीज चाहिए। अब दोनों को वो चीज चाहिए, तो चीज तो एक ही है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक हीरोइन है, 2 लोगों को चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक सोने का सिक्का है, तो 2 लोगों को चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। कई बार कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी, जो मैंने बोला कि थिंकिंग का भी होता है, कि एक आदमी मानता है कि वो मुझे लोगों का भला करना चाहिए, और दूसरा आदमी मानता है कि कैसे भी करके मुझे गरीबों की ज़मीन हथियानी है। तो दोनों की आइडियोलॉजीज़ अलग हैं, तो दोनों की आइडियोलॉजीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होगा जब भी वो टकराएँगे, अगर दोनों एक ही गरीब आदमी की मदद करना चाहते हैं। सपोज़ एक स्लम एरिया है और एक हीरो वहाँ पे स्लम वाले लोगों की मदद करना चाहता है, और एक पॉलिटिशियन है या गुंडा है, वो ज़मीन को हथियाना चाहता है। तो आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है, और आइडियोलॉजी के प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट होगा जब अपोज़िट लोग खड़े होंगे। 2 लोग अगर एक बात पे सहमत हैं, तो ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट और ऑब्स्टेकल में यही डिफरेंस है। ऑब्स्टेकल इज़ मच मोर विजिबल टू सी, कॉन्फ्लिक्ट में नॉट बी दैट मच विजिबल टू सी। इट कैन बी एन इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट एज़ वेल। इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके, कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। व्हिच इज़ आल्सो द प्रेमाइस ऑफ मैनी फिल्म्स इन यूएस
विच आर वेरी मेटाफोरिकल एंड एलिगोरिकल इन नेचर, जिसमें एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है कैरेक्टर का, जिसमें वो ही हीरो होता है, वही विलन होता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे कि आप डार्क नाइट देखोगे तो डार्क नाइट या बैटमैन की जो फिल्में देखोगे जो नोलान ने डायरेक्ट की हैं, उसमें हमेशा एक इनर कॉन्फ्लिक्ट बैटमैन में चलता रहता है, वेदर ही इज द राइट गाय और इज द रॉन्ग गाय, इफ ही इज सेविंग समवन, वेदर इट इज द राइट मेथड और नॉट द राइट मेथड। सो वो कॉन्फ्लिक्ट हीरोज के अंदर हमेशा चलता रहता है, और जो जितना बड़ा हीरो होगा उसके अंदर उतना ही इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो सेकंड स्टेज जो है, सेकंड पार्ट जो है एरिस्टोटल का और सिटफील्ड का, वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको बताता है। वो मिडिल पोर्शन है, इसमें आप सारी प्रॉब्लम्स जो हीरो को आ सकती हैं वो दिखाते हो, क्योंकि इसके बाद हीरो कुछ और करने वाला है। पढ़ते हैं हम लोग एक्ट 3। एक्ट 3 में जितना रायता आपने फैलाया है एक्ट 2 में, एक्ट 1 में तो आपने स्टैब्लिश किया था, एक्ट 2 में जितना भी रायता आपने फैलाया है, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाई हैं, ऑब्स्टेकल्स बनाई हैं, जो बढ़ते 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 बहुत बड़ी हो गई हैं, अब तक वो 50 लोगों को मार चुका है, पर अब जब रिजोल्यूशन हो रहा है तो सारी चीजें अपने आप रिजोल्व होकर साथ में आ जाएंगी, और वो सारे जो थ्रेड्स हैं जो आपने ओपन किए थे पिछली फिल्म में एक्ट 1 और एक्ट 2 में, उन सबको क्लोज करने का टाइम आ गया है। इवन जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी भी जो स्टोरी है उसको भी रिजोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, उसको भी एंड आपको देना पड़ेगा, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई कैरेक्टर एंटर करवाते हैं फिल्म में, उसको फिर एग्जिट ही नहीं करवाते। तो अगर कोई कैरेक्टर की स्टोरी चल रही है तो उसको पूरा एंड मिलना चाहिए। इवन रन पिक्चर की बात जिसकी मैं अक्सर करता हूँ, उसमें भी जो विजय राज का पैरेलल कैरेक्टर चल रहा था उसको भी एंड दिया गया। हर एक स्टोरी का एंड होना चाहिए, भले वो कितना भी माइनर कैरेक्टर क्यों ना हो, अदरवाइज ऑडियंस उस फिल्म को कंप्लीट नहीं मानती है। तो ये वो एक्ट है जहां पे आप जाके पूरी स्टोरी को खत्म करना शुरू करते हो। जिसकी भी स्टोरी आपने शुरू की है, इवन हीरोइन की स्टोरी है, उसके फादर से झगड़ा है, वहां पे रिजोल्यूशन हो जाएगा कि फादर उसका बोलेगा जा अपने आशिक के पास चली जा और उसी के साथ रहना शुरू कर दे। मैं एग्री करता हूँ उस चीज को। फादर जो अभी तक एग्री नहीं कर रहा था वो इस एक्ट में आके एग्री कर जाएगा। जो विलन अब तक जिसको हीरो हरा नहीं पा रहा था, फाइनली इस एक्ट में जाके उसको हरा देगा। और आपने 70s की फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर, और प्रियदर्शन की फिल्मों में भी देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइमैक्स आता है और आपको पता चल जाता है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स वहीं पे आ जाते हैं। तो ये एक ईजी मेथड था डायरेक्टर्स के पास, राइटर्स के पास, जहाँ पे वो फिल्म कंक्लूजन सेपरेटली देने के बजाय, अलग अलग शॉट लेने के बजाय, क्योंकि उसमें बजट भी जाता, वो सारे कैरेक्टर्स को एक ही लोकेशन में ले आते थे और वहां पे वो सबके एक दूसरे की मतलब खत्म कर देते थे। तो वो जो विलेन होता था वो बहन को भी किडनैप करता था, बाप को भी किडनैप करता था, दोस्त को भी किडनैप करता था, बहनों को भी किडनैप करता था, सबको किडनैप करता था, और वो एक ही लोकेशन पे लेके आ जाता था। वहीं पे वो हीरो विलेन को मारता है और फिर एक लंबे से वाइड शॉट के साथ सब लोग एक दूसरे गले मिलते हैं और पिक्चर वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि पिक्चर को खत्म करना भी जरूरी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको फिल्म खत्म करनी है तो आपको सारी चीजें, सारे कैरेक्टर्स खत्म करते हैं, पर आपका लीड कैरेक्टर एक ही है, तो लीड कैरेक्टर पे आके ही वो सारी चीजें खत्म होंगी। तो आपको लीड कैरेक्टर से भी सारे कैरेक्टर्स को मिलवाना है कि वहीं पे जाके सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो मेन रिजोल्यूशन अगर खत्म हो रहा है, आपका मेन विलन खत्म हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिल्म खत्म हो गई। क्या पता आपकी फिल्म में अभी कुछ एलिमेंट्स बाकी हो जिसको आपको खत्म करना हो। ये अभी हम हीरो जर्नी जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विलेन के मरने पे फिल्म खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी थोड़ी सी फिल्म चलती है और हीरो हैज टू रिटर्न बैक टू इट्स बेस। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसको और एलैबोरेट करके आपको समझाऊंगा। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो एक्ट 3 जो कहता है वो ये कहता है कि दिस इज वेयर द फिल्म एंड्स, this is the end. The third act conflict is complete, character are complete, all issues resolved, and the audience sees the new status quo. Status quo मतलब आपका जो मोमेंट है वो एक नया एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। मतलब अभी तक जो आप देख रहे थे वो अलग था और अब एक नया उदय हुआ है सूरज का, तो दैट विल बी कॉल्ड स्टेटस को। और व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर द कैरेक्टर, एक नई लाइफ की शुरुआत हुई है। In third act, we reach to a culmination point where everything comes together to bring an end to the problems of protagonist. He reaches his goal and destroys antagonist. It is a part where we give closure to the characters. Characters को closure मिल जाता है, हीरो वापस हीरो बन जाता है, विलेन मर जाता है, सारी प्रॉब्लम्स जो हमने दिखाई हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैरेक्टर के पास और प्रॉब्लम्स रही होंगी वो सारी खत्म हो गई होंगी, नहीं, लाइफ उसके बाद लाइफ चलती रहेगी, और भी प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स रही होंगी। पर जितनी फिल्म प्रॉब्लम्स हमने फिल्मों में दिखाई हैं, इस अपनी स्टोरी में दिखाई हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने उसका रिजोल्यूशन कर दिया है इस एक फिल्म में। तो कई बार जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार ये फिल्म मतलब वहां पे खत्म हो गई, पर उसके बाद क्या, मतलब उसके बाद तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, सिमरन को राज लेके चला गया तो उसके बाद शादी कैसे की होगी, ये कैसे किया होगा, वो कैसे किया होगा। दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द फिल्म, दैट वाज नॉट द थीम ऑफ द फिल्म। द थीम ऑफ द फिल्म वाज कि क्या राज सिमरन से शादी कर पाएगा, और अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हो तो आपकी फिल्म वहां खत्म हो जाती है। बाकी जो हीरोज की प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर नहीं करती, और आगे जो होंगी वो भी मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको बहुत ही वाइजली चूज करना है कि हीरो की प्रॉब्लम्स क्या हैं और किनको ही मैं रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि एक आदमी की जिंदगी में 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर आपको सिर्फ 5 प्रॉब्लम ही चूज करनी है, क्योंकि उन 5 प्रॉब्लम को ही आप अपनी स्टोरी में डालना चाहते हो और उनका ही रिजोल्यूशन दिखाना चाहते हो।
So that is also something which you have to keep in mind while you're writing a screenplay. और ये सारी बातें मैं आपको कितनी बार बता दूं, फिर भी जब तक आप लिखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी. To summarize this, resolution is the last structure of act structure, last part of the act structure where everything comes to a solution. It is called resolution, and this is where hero defeats the villain.